बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum and good morning to all the students. Today we start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is your English Literature period E2, and this is video class 3. We have recorded the 2 video classes in which we have done the revision of the stories, and today we have the poems. We have the poetry section for our revision, and the first 2 poems are from the midterm. These 2 poems, Stopping by Woods on a Snowy Evening and If I Were Lord of Territory, these two poems we have studied in physical classes, and this is from your midterm content, second semester midterm content. And the third poem, The Dying Gladiator, is this poem we have studied this poem in the final term content. So let's start the revision from the first poem. Stopping by Woods on a Snowy Evening. So this poem is in your poetry books. This is the first poem on the page number, on your book page 2. The poet of this poem is Robert Frost. So first we have the introduction of the poet, the introduction of poem and the introduction of poet. So this poem is composed by the poet Robert Frost. Robert Frost was a great poet of American English literature. He was best known for his simple poetries, and he did not use complex words in his poetries. He wrote most of the poems on subject of nature. Stopping by Woods on a Snowy Evening was one of his famous poems, and in this poem Robert Frost describes the beauty of forest on a snowy evening of winter season. तो ये जो poem है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कंपोज की हुई poem है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ठीक है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अमेरिकन लिटरेचर के एक बहुत ही ग्रेट पोएट थे, और इनकी पोइट्री की ख़ास बात क्या थी कि इनकी जो पोइट्रीज़ थी वो बहुत ही सिंपल पोइट्रीज़ होती थी। उन्होंने कभी भी अपनी पोइट्री में बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग नहीं यूज़ की, बहुत ही सिंपल पोइट्री की, सिंपल वर्ड्स पे कि आप इसको टेक्स्ट बाय टेक्स्ट अगर रीड करें तो ये हमें बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड होती है इनकी पोइट्री। और दूसरी बात ये कि इनकी जो पोइट्री है वो बेस करती है नेचर पे, नेचर जो है वो नेचर के ऊपर इनको पसंद है पोइट्री करना। तो जो इनकी पोइट्री है उसमें हमें जो है वो नेचर का सब्जेक्ट जो है वो नज़र आता है, नेचर के सब्जेक्ट पे उन्होंने पोइट्री अपनी की है। जैसे कि स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग भी जो है वो इसमें भी हम देखते हैं कि जो मूड है पोइट्री का वो क्या है, नेचर है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम। जो पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इसमें जो है वो पोएट जो है वो एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे इनका स्टे होता है।
तो जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा फॉरेस्ट है, और इवनिंग जो है वो कैसी है, इवनिंग विंटर इवनिंग है, तो वो उस विंटर इवनिंग को बहुत एंजॉय करते हैं, उस फॉरेस्ट की ब्यूटी से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, जब इसीलिए वो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टे करने लगते हैं। जहाँ वो कहीं और रहे होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि उनको जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा होता है। वहाँ की ब्यूटी से इंस्पायर होकर के उन्होंने क्या की है, अपनी पोइट्री की है, दैट स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। एक स्नोई इवनिंग में जब वो कहाँ पे रुक गए हैं, वुड्स में। वुड्स जो है वो क्या है, एक वो प्लेस है, वुडन सा वो एरिया है, यानी कि वो फॉरेस्ट है जहाँ पे ये रुक गए हैं, और वहाँ पे रुक करके वहाँ पे जो फॉरेस्ट की ब्यूटी है उसको उन्होंने इस पोइट्री इसमें एक्सप्लेन किया है अपनी पोयम में। So let's start reading the poem. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. So this is the first stanza, और ये 4 लाइन्स का स्टैंजा है। इस पे जो पोएट हैं वो हमें बता रहे हैं कि जब वो उस फॉरेस्ट में रुक गए हैं तो वो ये सवाल अपने आप से कर रहे हैं कि हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो, ये किसके वुड्स हैं, किसका फॉरेस्ट है, आई थिंक शायद मैं जानता हूँ उसको, या मैं नहीं जानता हूँ, ये उनका ख्याल है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज, तो मे बी जो इस फॉरेस्ट का जो मास्टर है, जिसका ये फॉरेस्ट है, उसका हाउस शायद गांव के विलेज के करीब में हो सकता है, मे बी। तो ये क्या कर रहे हैं, वो इस बारे में आइडिया कर रहे हैं कि किसके वुड्स हैं ये, कितने खूबसूरत से जो फॉरेस्ट है किसका है, और जो इस जगह का मालिक है, जो मास्टर है, उसका हाउस में भी शायद करीब ही विलेज के साइड पर होगा। और ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, वो मुझे शायद इस वक्त नहीं देख रहा होगा कि मैं उसकी परमिशन के बगैर उसके फॉरेस्ट में जो है वो यहाँ पे स्टॉप हो गया हूँ, रुक गया हूँ। मैंने उसकी परमिशन तो नहीं ली है, लेकिन मैं यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं जो है वो इस फॉरेस्ट को जो है वो इस फॉरेस्ट की ब्यूटी को देख रहा हूँ, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ कि किस तरह से पूरा जो फॉरेस्ट है वो स्नो से कवर्ड हुआ हुआ है, क्योंकि विंटर की इवनिंग है, और जो विंटर की जो स्नो फॉल हो रही है, तो उस टाइम जो है वो ये जब फॉरेस्ट में है तो ये क्या देख रहे हैं कि जो पूरा फॉरेस्ट है वो कम्प्लीटली कवर्ड है स्नो से, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वो रात का टाइम, इवनिंग का टाइम है, नाइट का टाइम है, लेकिन वो जो पोएट हैं वो जो है वो क्या बता रहे हैं कि वो जो पूरा फॉरेस्ट है वो कम्प्लीटली स्नो से कवर्ड है, पूरा स्नो जो है वो उसने पूरा जो है वो रात के वक्त भी जो है वो फॉरेस्ट को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया हुआ है, अपनी जो है वो फॉरेस्ट की एक अलग ही ब्यूटी उनको इनवाइट कर रही है, फुल ऑफ इनवाइटिंग है वो फॉरेस्ट। और वो पोएट जो है वो वहाँ पे, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो वहाँ पे इसी वजह से वहाँ पे उन्होंने स्टे कर लिया है। ओके, द नेक्स्ट स्टैंजा, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। अब ये सेकेंड स्टैंजा है, इसमें हमें बताया गया कि जो फॉरेस्ट है वो अलोन, अकेले नहीं है, लेकिन उनके साथ उनका एक हॉर्स भी है, ठीक है। और वो जो हॉर्स है उसका भी ये ख्याल है अपने मास्टर के बारे में, यानी कि वो जो पोएट है उनके बारे में उसकी थॉट है कि वो हैरान है कि जो मेरे मास्टर हैं जो ये यहाँ पे क्यों रुक गए हैं, क्यों स्टॉप हो गए हैं। वो भी इस बात को जो है वो सोच रहा है कि कितनी अजीब सी बात है, यहाँ पे हम क्यों रुक गए हैं, क्यों हमने स्टे किया है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, यहाँ पे आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है करीब में, यहाँ पे आसपास कोई फार्म हाउस अगर होता है, अगर यूजुअली जो हमारे जो हॉर्स का ख्याल है कि जो हमारे मास्टर जो है वो अक्सर जो है वो कहाँ रुकते हैं, जब कोई फार्म हाउस आसपास होता है तो वहाँ पे वो हम स्टे करते हैं। अब यहाँ पे तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है, तो यहाँ पे रुकने की क्या वजह है। जो मास्टर हैं, जो हॉर्स है, उसका ये ख्याल है, वो एक अजीब सा जो है वो उसका वो ये सोच रहा है अपने मास्टर के बारे में, और वो जो है वो परेशान है कि ये यहाँ पे जो है वो आज मास्टर कैसे रुक गए हैं, कहाँ पे रुक गए हैं। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, मीन्स वो जो फॉरेस्ट है वो वहाँ पे एक फ्रोजन लेक भी है, मतलब वो जो विंटर सीजन है उसमें जो लेक है, मतलब जो झील है, उसका जो पानी है वो जो कैसा हो गया है, वो फ्रीज हो गया है कंप्लीटली। वो जो लेक है वो फ्रोजन लेक हो गई है, फ्रीज हो गया उसका पानी। और लेक कहाँ पर है, बिटवीन द वुड्स, मतलब लेक के इस साइड पे भी और इस साइड पे भी क्या है, दोनों तरफ वुड्स है, मतलब वो फॉरेस्ट है।
और इस तरह से जो है वो पूरा फॉरेस्ट है कि बीच में जो है वो क्या है, लेक है, और जो लेक है वो कम्प्लीटली फ्रीज हो गई है, और वो जो पूरा फॉरेस्ट है वो कम्प्लीटली स्नोफॉल से कवर्ड हुआ हुआ है, और यही चीज़ जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, तो वो इसने यहाँ पे स्टे किया हुआ है। और हॉर्स जो है वो सेकंड सेंस में बता रहे हैं कि वो हॉर्स, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, मीन्स कि वो ज़रूर इस बारे में उसको हैरानगी होगी कि मैं यहाँ पे क्यों स्टे मैंने किया है, यहाँ पे तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है, तो स्टे करने का क्या रीज़न है। और ये इसके अलावा द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, मीन्स कि ये जो रात है, ये जो शाम है, ये साल की सबसे ज़्यादा, पूरे ईयर की सबसे ज़्यादा डार्केस्ट इवनिंग है, बहुत ही डीप और डार्क नाइट है। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. थर्ड स्टैंजा में जो हॉर्स है वो क्या कर रहा है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, वो अपनी हार्नेस बेल्स को शेक कर रहा है, ठीक है। हॉर्स के जो है वो गले के अंदर कुछ बेल्स वगैरह डाली जाती हैं, तो वो जो हॉर्स है उसकी भी गले, उसने क्या किया, उसने उसको उन बेल्स को शेकिंग करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि वो जो हैरानगी है उसको एक्सप्रेस कर रहा है, वो जो हैरान हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है कि यहाँ पे मेरे मास्टर ने क्यों स्टे किया और काफ़ी देर से वो यहाँ पे रुके हुए हैं, तो क्या पर्पज़ है यहाँ पे स्टे करने का। तो वो इस चीज़ को कैसे क्वेश्चन कर रहा है, अपनी बेल्स को जो है वो उसको शेकिंग कर रहा है, हिला रहा है, और उसका ये क्वेश्चन है कि क्या मिस्टेक हो गई है, टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, क्योंकि मिस्टेक हो गई है, हम गलती से यहाँ पे रुक गए हैं, क्यों रुके हुए हैं। इसके अलावा जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो कह रहे हैं द ओनली, जब हॉर्स ने, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस वक्त जो ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट में कम्प्लीटली क्या हो गए थे, गुम हो गए थे, वो अपने सेंसेस में कब आए, जब उनके हॉर्स ने अपनी जो बैल्स है उसको शेक किया, तो वो फौरन जो है वो अपने सेंसेस में आया और उन्होंने देखा कि वो जो हॉर्स है वो उनको बुला रहा है, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं कि या तो उस वक्त वो जो फॉरेस्ट है वहाँ पे कंप्लीट साइलेंस थी, जब मेरे हॉर्स ने अपनी बैल्स को शेक किया तो मैं फौरन अपने सेंस में आया, मैंने देखा कि मेरा हॉर्स जो है वो इस तरह से अपना क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे हम क्यों रुक गए। और इसके अलावा जो दूसरी साउंड है, द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, मीन्स के वो इसके अलावा जो कोई दूसरी साउंड उनको फॉरेस्ट में समझ में आ रही थी उस वक्त, वो ये थी कि वो हवाएं जो उस वक्त जो हवाएं जो मतलब जो स्नोफॉल हो रही थी उसके साथ, स्नोफॉल के साथ एक एयर का साउंड, एक जो है वो जो विंड्स थी उनका साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, और वो बहुत ही एक अलग साउंड था कि वो स्नोफॉल के साथ वो साउंड जो है वो उनके कानों तक वो आवाज़ आ रही थी उनकी। तो ये या तो वो साउंड था या फिर वो जो हॉर्स है उसके बैल्स की शेकिंग करने की आवाज़ थी, और उसके अलावा कोई भी वहाँ पे नहीं था, सिर्फ वो वहाँ पे अकेले थे अपने हॉर्स के साथ, और जो है वो इस वक्त वो कम्प्लीटली उस फॉरेस्ट की ब्यूटी में जो है वो अपने सेंस को लॉस कर चुके थे। जब उनके हॉर्स ने अपनी बैल्स को शेक किया तो फिर वो जो है वो थोड़ा सा एक्टिव हुए। द लास्ट स्टैंडर्ड, द वुड्स आर लवली, The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. जब उनके हॉर्स ने उनको एक्टिव कर दिया आखिर में, तो फिर वो कह रहे हैं कि जो वुड्स हैं, जो फॉरेस्ट है वो लवली है, डार्क है और डीप है। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप मीन्स वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही लविंग है ये फॉरेस्ट, और बहुत डार्क हैं और बहुत डीप हैं कि वो मुझे पूरी तरह इनवाइट कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे अपना स्टे को और लॉन्ग करूँ, इस पीरियड को, कि मैं यहाँ पे जैसे शाम से रुका हुआ हूँ और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं पूरी रात यहाँ पे रुकूँ, और जो है जब तक यहाँ पे इस तरह से स्नोफॉल हो रही है मैं इस मोमेंट को, इस जो है वो इस मौसम को एंजॉय करूँ। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप मीन्स के बट मैंने कुछ प्रोमिसेस किए हैं, मेरी पीछे मेरी फैमिली है, कुछ लोग हैं जिनके पास मुझे वापस लौटना है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर सकता, मुझे वापसी जाना है, मुझे अपने उन प्रोमिसेस को फुलफिल करना है, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरह से पोयम है कि वो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं फिर वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मैंने कुछ वादे किए हैं, कुछ कमिटमेंट्स की हैं, मुझे उनको फुलफिल करना है, उनको पूरा करना है। तो ये इस तरह से पूरी पोयम थी। अब इसको हम देख लेते हैं कि द इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपकी सॉल्यूशन में ये सारा जो है वो स्टफ है, इसको आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको इजीली मेमोराइज हो जाए। इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर। ही वाज बोर्न ऑन 26 मार्च 1874 इन सैन फ्रांसिस्को। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो
सैन फ्रांसिस्को में 26 मार्च को 1874 में वहाँ पे बॉर्न हुए। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज सिंपल पोइट्रीज, अपनी जो सिंपल पोइट्रीज हैं इसकी वजह से वो बहुत जो है वो फेमस थे। He did not use complex words in his poems so that everyone can understand his poetries. अपनी पोइट्री में कभी भी उन्होंने कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को यूज़ नहीं किया ताकि हर एक इनकी पोएम को अंडरस्टैंड कर सके ईजिली। मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स वर रिलेटेड टू नेचर, तमाम इनकी पोएम्स जो थी ज़्यादातर उसमें से जो है वो किससे रिलेट करती थी, नेचर से। एंड ही इज़ द ओनली अमेरिकन पोएट टू विन 4 पुलित्ज़र प्राइजेस। इसके अलावा ये एक अकेले ही अमेरिकन पोएट हैं जिन्होंने 4 टाइम्स जो है वो पुलित्ज़र प्राइज को विन किया है। ठीक है, एक प्राइज उसका नेम होता है पुलित्ज़र प्राइज, तो वो जो है वो इनके लिए जो है वो इन्होंने ये उसको स्पेशल बात ये है कि इन्होंने उसको प्राइज को 4 टाइम्स जो है वो विन किया है, और ये एक अमेरिकन के वाहिद पोएट है जिन्होंने इस प्राइज को बार बार 4 टाइम्स विन किया। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। वर्ड्स मीनिंग यहाँ पे गिवन है। वुड्स की क्या मीनिंग है? वुड्स मीनिंग ट्रीज इन अ लार्ज डेंसली वुडन एरिया, जहाँ पे वो प्लेस जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हो। Queer means strange, unusual. Frozen means turned into ice. Harness bells, leather straps fitted on horse. Harness bells क्या है? वो leather straps हैं जो कि horse के जो है वो neck में fit होती हैं। Sweep means sound of wind and falling snow, मतलब वो sound जो कि हवा की और snowfall की वजह से produce होती है उसको कहते हैं sound of sweep sound. Flake is a crystal of snow. स्नो के क्रिस्टल्स को क्या मीनिंग है? क्या वर्ड है? फ्लेक के मीन्स है क्रिस्टल ऑफ स्नो। प्रॉमिस मीन्स कमिटमेंट और एग्रीमेंट। एंड स्लीप मीन्स डेथ। ओके, द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज दैट आवर लाइफ इज लाइक अ ट्रेवलर ऑन अ जर्नी until the final destination death arrives. We need to keep fulfilling our duties and responsibilities and enjoy the little moments of happiness that come in between. जो हमारी लाइफ है इसमें जो सेंट्रल आइडिया इस पोएम का वो क्या है? ये कि हमारी जो लाइफ है वो एक ट्रैवलर की तरह, एक मुसाफिर की तरह है कि हम जो है वो कहाँ पर एक जर्नी पे जा रहे हैं, एक सफ़र पे जा रहे हैं, और हम क्या है? ट्रैवलर हैं, मुसाफिर हैं, जब तक कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन डेथ, मतलब हमारी डेथ नहीं हो जाती। और जो है वही हमारी क्या है? डेथ जो है वो हमारी क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन है, हमारी आखिरी मंजिल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें पूरे जर्नी पे क्या करना है? वी नीड टू कीप फुलफिलिंग आवर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें उनको भी पूरा करना है, अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा भी करना है, साथ साथ जो एंड एन्जॉय द लिटिल मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस। जो हमारे पास जो हमारी ज़िंदगी में जो कुछ मोमेंट्स होते हैं हैप्पीनेस के, जो खुशियाँ होती हैं, हमें उनको भी इंजॉय करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा टाइम अपनी लाइफ में इंजॉय करते हैं, बट हमें साथ साथ क्या करना है? जैसे कि ये जो पोएम है इसमें वो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहा था लास्ट स्टैंडा की लास्ट लाइन्स में कि आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि मरने से पहले मुझे कुछ प्रोमिसेस को पूरा करना है, कुछ मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ मेरी फैमिली के लोग हैं पीछे जिनके पास मुझे वापस जाना होगा। मैं अपनी पूरी लाइफ को यहाँ पे एंजॉय करते हुए इस फॉरेस्ट में नहीं वेस्ट कर सकता। ठीक है, तो जो बीच में कुछ मोमेंट्स हैं हमें उनको एंजॉय करना चाहिए ऑल तो, लेकिन बट हमें जो है वो साथ साथ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी पूरा करना है अपनी डेथ से पहले। इसके बाद हमारे पास क्या है? इस पोएम का स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन है। लास्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इसका रेफरेंस है, द अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। रेफरेंस हमें दिया गया है इस पोएम का कि जो स्टैंजा है वो कौन सी पोएम से लिया गया है। दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। पोएम का नेम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, और ये पोएम किसने कंपोज की है? दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। स्टैंजा अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन के लिए आएगा तो पहले आप क्या दोगे? उसका रेफरेंस जरूर दोगे कि ये जो स्टैंजा है ये किस पोएम से बिलोंग करता है और इसको किस पोएट ने उसकी किस पोएट की ये पोएम है। ठीक है, स्टैंजा का रेफरेंस देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाद में आप उसको एक्सप्लेन करोगे स्टैंजा को। एक्सप्लेनेशन क्या है? इन दिस स्टैंजा द सीन ऑफ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट फैसिनेट्स द पोएट टू स्टॉप बट ही कैन नॉट स्टॉप बिकॉज ही हैज प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ टू रीच हिज डेस्टिनेशन बिफोर ही स्लीप। इस स्टैंजा में जो ब्यूटीफुल फॉरेस्ट का जो बहुत ही फैसिनेटिंग सीन है वो पोएट चाहते हैं कि वो वहाँ पे रुक जाएं, लेकिन पोएट जो है वो वहाँ पे नहीं रुकते। क्यों? क्योंकि उनको अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। उन्होंने अपने से प्रॉमिस किया है कि वो अपनी डेस्टिनेशन से पहुँचने से पहले जो है वो वहाँ से रिटर्न करें और अपने इस प्रॉमिसेस को जो है वो पूरा करें। क्वेश्चन आंसर्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ सीन डज द पोएट डिस्क्राइब इन द पोएम?
The poet describes the beautiful scene of winter evening in which the forest is covered with snow. इस पोयम में जो हमें सीन डिस्क्राइब किया गया है वो क्या है? वो ब्यूटीफुल सीन है विंटर इवनिंग का जिसमें जो फॉरेस्ट है वो कम्प्लीटली कवर्ड है किससे? स्नो से. Why does the horse shake his harness bells? हॉर्स जो है वो अपनी हार्नेस बेल्स को क्यों शेक करता है? बिकॉज द हॉर्स शेक हिज हार्नेस बेल्स टू आस्क हिज मास्टर इफ देयर इज सम मिस्टेक. हॉर्स जो है वो अपनी हार्नेस बेल्स को इसलिए शेकिंग कर रहा था क्योंकि वो अपने मास्टर से पूछना चाहता है कि वो कोई मिस्टेक तो नहीं है, हो गई है हमसे, हम गलती से यहाँ पे नहीं स्टॉप कर गए. देन वी हैव द रिविजन ऑफ सेकेंड पोयम इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टेरिटरी, बुक पेज 5. द पोयम वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द फिजिकल क्लासेस. इस पोयम को भी हमने डीपली स्टडी किया है फिजिकल क्लासेस में. इस पोयम को दोबारा रिवाइज करने से पहले हम दोबारा से इसका ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं कि ये पोयम जो है जिसमें बोला, इसमें क्या है पोयम का नेम? इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टेरिटरी. इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टेरिटरी. टेरिटरी क्या है? टेरिटरी जो है वो क्या है? एक इमेजनरी, यहाँ पे लिखा हुआ भी है बुक में, टेरिटरी इज एन इमेजनरी लैंड इन एशिया. द पोएट यूजेस इट एज अनदर नेम फॉर द लैंड ऑफ ड्रीम्स. तो जो टेरिटरी है वो एशिया में एक लैंड है, एक लैंड समझी जाती है जहाँ पे बहुत सारे एक टाइम में जो है वहाँ पे बहुत सारे किंग्स, बहुत सारे बादशाह आए और वहाँ पे जो है वो उनका एक सिलसिला चला बादशाहों का. ठीक है. और उसके बाद जो पोएट है, पोएट ने इस टेरिटरी के वर्ड को अपनी पोयम में भी उसी मीनिंग्स के अंडर जो है वो उसको डिस्क्राइब किया है. ठीक है, कि ये एक लैंड ऑफ ड्रीम्स है. क्या है? लैंड ऑफ ड्रीम्स. ये ख्वाबों की दुनिया है और ये जो है वहाँ के क्या होंगे? पोएट जो है वो क्या चाहते हैं? वहाँ पे लॉर्ड बनना चाहते हैं, वहाँ के बादशाह बनना चाहते हैं. इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टेरिटरी, अगर मैं टेरिटरी का बादशाह होता तो ये जो है वो इनका ड्रीम है. अपने उस ड्रीम को इस पोएट्री में, इस कलरफुल पोएट्री में उन्होंने क्या किया? पूरा डिस्कस किया है. ओके, दिस पोयम इज कंपोज बाय द पोएट वॉल्टर डीलामेयर. ये पोयम जो है वो किसने कंपोज की है? द पोएट नेम इज वॉल्टर डीलामेयर. वॉल्टर डीलामेयर की कंपोज की हुई पोयम है. हु वाज नोन एज एन इंग्लिश पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ऑल्सो अ नॉवलिस्ट. जो कि इंग्लिश पोएट है, इसके अलावा शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और एक नॉवलिस्ट भी हैं. ही इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज पोएम्स फॉर चिल्ड्रन. His poetry deals with commonplace and things. The great quality of his poetry is that he gives an imaginative curling to the commonplace and ordinary things of nature. इनकी जो पोयम की जो ख़ास बात है वो क्या है कि ये जो पोएट्री है इनकी वो ज़्यादातर बच्चों के लिए है, चिल्ड्रन के लिए उन्होंने पोएट्री की है. इनकी जो पोएट्री वो जो याद की जाती है वो बच्चों के टॉपिक के ऊपर जो इनकी तमाम पोएट्री जो है वो है. और इनकी जो पोएट्री है वो कॉमन प्लेस थिंग्स, कॉमन प्लेस और थिंग्स को वो क्या करते हैं? बहुत ही अपनी पोएट्री से उसको स्पेशल कर देते हैं. क्यों? क्योंकि वो उसमें इमेजिनेटिव कलरिंग और इस तरह की उसको इमेजिनेशन और फुल ऑफ कलर्स उसमें इन्हेंस करते हैं, क्रिएट करते हैं कि वो पोयम जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग जाती है और वो बिल्कुल आपको लगता है कि आप किसी इमेजनरी वर्ल्ड पहुंच गए हैं, किसी आप इमेजिनेशन वाली वर्ल्ड में पहुंच गए हैं. बहुत ही फैंटेसी आपको इनकी पोयम में मिलती है. जैसे कि ये पोयम है इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टेरिटरी, मतलब वो टेरिटरी के बादशाह नहीं है, लेकिन अगर वो समझते हैं कि वो टेरिटरी के बादशाह होते तो वो सिर्फ इस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं और इतना प्यारा इमेजिन कर रहे हैं, इतना कलरफुल उन्होंने इस लैंड को डिस्क्राइब किया है टेरिटरी को अपनी पोयम में, जो कि हम देखेंगे आगे. ठीक है. The poem If I Were Lord of Territory shows the imaginary creation of poet as a journey in the land of Territory, and it is presented as colorful, charming and ideal place with all luxuries and comfort. ठीक है. तो अपनी इस पोयम को उन्होंने किस तरह प्रेजेंट किया है? बहुत ही कलरफुल और बहुत ही एक आइडियल प्लेस, एक बहुत ही चार्मिंग प्लेस दिखाई गई है लैंड ऑफ टेरिटरी, जहाँ पे इनको तमाम लग्जरीज और कंफर्ट्स ये जो चाहते हैं कि इनको जो रियल लाइफ में इनको नहीं मिले, लेकिन ये अपने ड्रीम्स में लैंड ऑफ टेरिटरी में ये सोच रहे हैं कि वहाँ पे ये बहुत ही लग्जरियस लाइफ और बहुत ही जिस लैंड ऑफ टेरिटरी जो कि बहुत ही इनके लिए आइडियल प्लेस है, वहाँ पे इनको वो सब कुछ मिलेगा. बहुत ही हर चीज़ की फैसिलिटी इनके पास होगी और हर तरह से उनको वहाँ पे आराम मिलेगा और ये वहाँ पे अकेले वहाँ के बादशाह होंगे, हर चीज़ को एंजॉय करेंगे अकेले. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोयम इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टेरिटरी. First stanza, if I were lord of territory, myself and me alone, my bed should be of ivory, of beaten gold my throne, and in my court should peacocks flaunt, and in my forest tigers horn, and in my pools great fishes land, their fins adore the sun. जो फर्स्ट स्टैंजा है ना, इसमें
ये पूरे 4 स्टैंजा की पोयम है और फर्स्ट स्टैंजा में जो है वो अपना बता रहे हैं कि अगर अपने आप को बता रहे हैं कि ये अगर मैं लैंड ऑफ टैट्री का बादशाह होता, इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टैट्री, अगर मैं टैट्री का लॉर्ड होता, बादशाह होता, तो मैं माई सेल्फ एंड मी अलोन, सिर्फ मैं ही होता वहाँ पे, सिर्फ मैं अकेला ही वहाँ का बादशाह होता, मेरे अलावा वहाँ पे किसी की भी किंगशिप नहीं होती, कोई और जो है वो किसी की मुझे इंटरफेरेंस वहाँ पे नहीं चाहिए थी, बल्कि मैं वहाँ पे अकेला जो है वो मेरी हुकूमत होती, मेरी बादशाहत होती। ठीक है। माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन, मेरा जो बेड है वो आइवरी का होता। मेरा जो बेड है यानी कि आइवरी मीन्स के वो जो एलिफेंट्स के टीथ होते हैं ना, उसकी बहुत वैल्यू होती है, बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, तो उससे जो है वो बना हुआ उन एलिफेंट टीथ जो कि बहुत ही नया, बहुत ही वैल्यूएबल, प्रेशियस हैं, उससे बना हुआ इनका फर्नीचर होता, यानी कि बेड होता। ठीक है। मतलब इतना अच्छा उनको जो है वो क्या चाहिए, लग्जरी इनका फर्नीचर होता। ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन, जो इनकी जो थ्रोन है यानी कि जो तख्त है या जो चेयर जिसके ऊपर बैठते हैं, जो बादशाह होता है, बादशाह की जो चेयर होती है वो जो है वो किसकी होती, गोल्ड की होती। ठीक है। बीटन गोल्ड मीन्स जो है वो गोल्ड से बनी हुई इनकी वो चेयर होती है। एंड इन माई कोर्ट शुड पीकॉक्स फ्लॉन्ट एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हॉर्न, और इनके जो कोर्ट है यानी कि जो इनका दरबार है, कोर्ट है, उसमें क्या करते हैं, पीकॉक्स जो है वो फ्लॉन्ट करते हैं। पीकॉक्स की ब्यूटी क्या होती है कि जब पीकॉक्स डांस करते हैं अपनी जो है वो जो उनके जो वो होते हैं फेदर्स होते हैं उसको पूरा फुल स्प्रेड कर लेते हैं, और उनका जो एक वो उड़ते फिरते हैं, तो वो उनका जो है वो क्या होता है, वो उनकी ब्यूटी को, उसको ब्यूटी, जो उनकी जो ब्यूटी होती है उससे लोग क्या कर रहे होते हैं, उसको देख करके बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं वो मोर। तो उनके ये कह रहे हैं कि इनके दरबार में हर वक्त जो है वो उसकी खूबसूरती क्या है कि वहाँ पे मोर है, वो जो पीकॉक्स हैं, और वो क्या कर रहे हैं, फ्लॉन्ट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं अपना। ठीक है। ओके। एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हॉर्न, और जो ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ मेरे कोर्ट की बात हो गई, इसके अलावा जो मेरे टेरिटरी के अंदर जो वहाँ पे फॉरेस्ट होंगे यानी कि जो वहाँ पे जंगल होंगे, वहाँ पे टाइगर्स हॉर्न करते होंगे, टाइगर्स होंगे वहाँ पे, और टाइगर्स जो है वहाँ पे तमाम दूसरे एनिमल्स को जो है वो स्केयर करेंगे, मतलब डराएंगे, उनका एक रोब होगा। तो ये जो है वो इनके फॉरेस्ट में टाइगर्स होंगे। ठीक है। वो भी जो है वो ये उनके फॉरेस्ट की क्या है, एक खास बात है कि वहाँ पे टाइगर्स हॉर्न करते होंगे। एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेस स्लैंड देयर फिन्स अडोर द सन, जबकि जो इनके पूल्स होंगे, जो तालाब होंगे, इस तरह के जो वहाँ पे महल के बाहर जो नदियाँ होती हैं, पूल्स होते हैं, वहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो जो फिशेस हैं वो क्या करती होंगी, फिशेस स्लैंड करती होंगी। फिशेस जो है वो एक इस तरह से जो है वो अपने पूल से एक ही टाइम में तमाम फिशेस निकल करके जब वो उसको जम करेंगी, तो वो जो उनके फेदर्स हैं उससे जो है वो जो सन है एडॉर्ट करेगा, मीन्स वो जो सन है उसकी लाइट क्या करेगी, बहुत ही खूबसूरती से जो है वो फिशेस की फेदर से वो रिफ्लेक्ट होगी वो लाइट। और ये जो है वो इनके पूल्स की ख़ास बात है कि तमाम फिशेस जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर रही हैं, बहुत ही जम कर रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और वो इस तरह से जो है वो सन जो है वो जब उनके ऊपर आता है तो वो सन भी जो है वो क्या कर रहा है, बहुत ही कलरफुल जो है वो इस तरह से हमने पूरा उसको डिस्क्राइब किया है अपने पूल के सीन को, कि उसमें फिशेस जो है वो जंप कर रही हैं, सन की रोशनी पड़ रही है और सन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, सन की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, पास हो रही है फिशेस के फेदर्स में से। और ये बहुत ही इनके पूल की खूबसूरती है जो कि उन्होंने डिस्क्राइब की। इस तरह का ये चाहते हैं कि ये इनका इस तरह से कोर्ट हो, इस तरह से इनके फॉरेस्ट हो कि वहाँ पे टाइगर्स हो, वहाँ पे इनके कोर्ट में पीकॉक्स हो, और इनके पूल्स में जो है वो बहुत ही खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सी फिशेज हो जो कि स्लैंड करती हैं। Second stanza, if I were lord of territory, trumpeters every day to all my meals should summon me, and in my courtyard bray, and in the evening lamps should shine, yellow as honey, red as wine, while harp and flute and mandolin made music sweet and gay. So वो कह रहे हैं कि अगर मैं टेरिटरी का बादशाह हूँ तो ट्रम्पिटर्स जो है वो क्या करेंगे, ट्रम्पिटर्स मतलब वो जो बजाने वाले हैं, ठीक है, ट्रम्पिटर्स वो जो कि इस तरह का जो म्यूज़िक होता है वो उसको क्या करते हैं, उसको जो है वो बजाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे टू ऑल माई मील्स शुड समन मी, मेरे जो तमाम खाने का वक्त है, मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम, मेरे लंच के टाइम या मेरे डिनर के टाइम या मेरे टी टाइम पे मुझे ट्रम्पिटर्स जो है वो मुझे एक तरह से एक
ट्यून होगी उसको बजा करके वो मुझे क्या करेंगे, मुझे कॉल करेंगे। मेरे खाने के वक्त वो मुझे इस तरह से ये सिस्टम होगा मेरे कोड का कि वो मुझे इस तरह से एक ट्रम्पिटर जो है वो एक मेरे तमाम खाने के वक्तों के अंदर मुझे इस तरह से एक पर्टिकुलर से जो ट्यून होगी उसको बजा देंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम है या मेरे लंच का टाइम है या मेरे खाने का टाइम है। ये जो है वो मैंने अपने कोड में सिस्टम रखा होगा। एंड इन माई कोर्टयार्ड ब्रे एंड इन द इवनिंग लैम्प्स शुड शाइन येलो एज हनी रेड एज वाइन। तो ये जब खाने के वक्त शाम के टाइम जब मैं अपने महल में बैठूंगा, इवनिंग के टाइम में जब मैं वहाँ पे अपने दरबार में बैठूंगा, तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे जो है किस तरह से पूरा महल रोशन होगा, किस तरह से पूरा जो मेरा जो कोर्ट है वो कैसे रोशन होगा। वहाँ पे किस तरह की रोशनी होगी, लैम्प्स शाइन कर रही होंगी और लैम्प्स की जो रोशनी होगी वो येलो कलर की होगी और रेड कलर की होगी। मतलब जो लैम्प है वो येलो कलर की, उसमें से जो है वो लाइट शाइन कर रही है, स्प्रेड हो रही है, और वो जो है वो रूम में स्प्रेड होकर के कहीं कहीं जो है वो रेड कलर का अपना कंट्रास्ट भी प्रोड्यूस कर रही है। तो इस तरह से जो है वो चाहते हैं कि ये उनके इवनिंग टाइम में ये उनका इन्वायरमेंट हो कि वहाँ पे लैम्प्स शाइन कर रहे हैं, लैम्प्स से पूरा जो उनका जो पैलेस है वो इस तरह से जगमगा रहा है रोशनी से लैम्प्स की। वाइल हार्प एंड फ्लूट एंड मैंडोलिन मेड म्यूजिक स्वीट एंड गे, जबकि वो चाहते हैं कि इवनिंग टाइम में कुछ अच्छे सा म्यूजिक भी प्ले किया जाए, बहुत ही हैप्पी सा स्वीट सा म्यूजिक भी जो है वो क्या करे, बजे, ताकि मैं एंटरटेन हो सकूं, एंजॉय कर सकूं अपने महल में। ये तमाम यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट के नेम्स हैं, हार्प, फ्लूट एंड मैंडोलिन। ये तमाम क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि क्या इनके ऑर्डर पे शाम के वक्त में बजाए जाएंगे ताकि ये क्या हो सके, एंटरटेन हो सके। इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टेट्री आई वुड वियर अ रोब ऑफ बीड्स, white and gold and green they would be, and clustered thick as seeds. And I should win the morning star. I'd don my robe and scimitar, and zebras 7 should draw my car through Tetri's dark glades. इसके अलावा ये कह रहे हैं कि if I were lord of Tetri, अगर मैं टेट्री का बादशाह होता तो मैं क्या करता, मेरा जो ड्रेस, अब इनकी डिमांड है अपने ड्रेस से रिलेटेड कि मेरा ड्रेस कैसा होना चाहिए। मेरा जो ड्रेस है, एक बादशाह का जो ड्रेस है, वो इनको इस तरह से चाहिए कि वो तमाम पूरा ड्रेस पूरा कैसे हो, पूरा बीड से पूरा फुल हो, पूरा बीड से जो है वो पूरा डिज़ाइन हुआ हुआ उसका। और वो चाहते हैं कि वो जो बीड्स हैं वो वाइट कलर के भी हों, गोल्ड के भी कलर के हों और ग्रीन कलर के भी हों। वाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन दे विड बी एंड क्लस्टर्ड थिक एज सीड्स। इसके अलावा वो जो बीड्स हैं वो बिल्कुल इनके तो पूरे ड्रेस के अंदर वो जो बीड्स हैं वो पूरे क्लस्टर्ड हो, मतलब इतने अच्छे से फिक्स हुए हुए हों कि वो जो है वो अच्छे से जो है वो पूरे बीड्स जो है वो जिस तरह से एक फ्रूट्स के अंदर हम देखते हैं कि वो जैसे कि पॉमीग्रेनेट में हम देखते हैं कि वो तमाम जो पॉमीग्रेनेट्स के जो वो पूरे जो दाने होते हैं वो पूरे फ्रूट के अंदर पूरे अच्छी तरह से फिक्स हुए होते हैं। इस तरह से वो कहते हैं कि क्लस्टर्ड हो। क्लस्टर्ड मतलब पूरा वो जो ग्रुप ऑफ बीड्स है वो हर तरह अच्छे से जो है वो पूरे उनके अच्छे से डिज़ाइन हुआ हुआ हो, फिक्स हो, क्लस्टर्ड हो। एंड आई शुड विन द मॉर्निंग स्टार, आई डोन माई रोब एंड सिमिटार। जब बिल्कुल वो कहते हैं कि बिल्कुल मॉर्निंग स्टार नहीं निकला होगा, बिल्कुल लाइक अर्ली मॉर्निंग का टाइम होगा, तो वो कहते हैं कि मैं चाहूँगा कि मैं वो अपना ड्रेस जो है जो मेरा फुल ऑफ डिज़ाइन कलरफुल बीट से जो मेरा हुआ हुआ है ये इसको मैं पूरा वेयर कर लूँ। बिल्कुल सुबह सुबह मॉर्निंग स्टार जब नहीं निकला है, लाइक बहुत मॉर्निंग से पहले ये रेडी होना चाहेंगे अपने अगले दिन के लिए, ये इस तरह से रेडी होंगे। और साथ में ये सिमिटार मतलब जो इनकी रॉयल सॉर्ड है, जो इनकी शाही तलवार है, इसको भी अपने ड्रेस के साथ ही अटैच कर लेंगे। एंड ज़ेब्रास 7 शुड ड्रॉ माई कार थ्रू टेट्रीज डार्क लेट्स। इसके अलावा ये चाहते हैं कि जब सुबह सुबह इस तरह से ये लाइक अर्ली मॉर्निंग जब ये पूरा रेडी हो गए हैं तो ये चाहेंगे कि मैं अपनी सवारी पे जाऊं, मतलब मैं घूमने के लिए निकलूं अपने टेट्री की वादियों के अंदर, ठीक है। और इस चीज़ के लिए उन्होंने चाहा है कि इनके महल के बाहर क्या है, ज़ेब्रास की जो है वो सवारी तैयार है। 7 ज़ेब्रास की जो कार है, 7 ज़ेब्रास की जो कैरेज है वो इनका वेट कर रही होगी और ये जाकर के उस पर बैठ जाएंगे। और इस तरह से ये थ्रू टेट्रीज डार्क लेयर, जो टेट्रीज की जो घनी वादियाँ हैं उसके अंदर ये जाकर के क्या करेंगे, विजिट करेंगे उसको, वहाँ घूमना फिरना चाहेंगे सुबह सुबह, बिल्कुल जब वहाँ पे कोई भी नहीं होगा। तो इस तरह से जो है वो ये चाहते हैं कि टेट्री को सुबह सुबह निकल करके वहाँ की सैर करें।
Lord of the fruits of Tatry, her river silver pale. Lord of the hills of Tatry, glen, thicket, wood and dale. Her flashing stars, her scented breeze, her trembling lakes like foamless seas, her bird delighting, citron trees in every purple vale. ये लास्ट स्टैंजा है, इसमें ये अपने आप को जब टैट्री की वादियों में ये ले गए हैं तो वहाँ पे अब ये सवारी के टाइम पे सोच रहे हैं कि ये जो टैट्री है, आई एम द लॉर्ड ऑफ द टैट्री, मतलब टैट्री के जो फ्रूट्स हैं मैं ही इनका क्या हूँ, मैं ही लॉर्ड हूँ, मैं ही बादशाह हूँ. हर रिवर सिल्वर पेल, और ना सिर्फ फ्रूट्स का बादशाह हूँ मैं, बल्कि जो यहाँ पे जो रिवर्स हैं, जो यहाँ के जो दरिया हैं और जो किस तरह से है वो उनका कलर बताया, यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि सिल्वर, बिल्कुल हल्के सिल्वर पेल कलर के जो रिवर्स हैं वो भी मेरे लिए हैं, उनका बादशाह भी मैं हूँ. और यहाँ पे जो टैट्री के हिल्स हैं वो उनका बादशाह भी मैं हूँ. ठीक है, ये भी हिल्स ऑफ टैट्री, लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ टैट्री, मैं ही टैट्री के हिल्स का बादशाह हूँ, जो कि कैसे हैं, ग्लैन, थिकेट, वुड एंड डेल. और इन हिल्स के ऊपर जो है वो कुछ छोटी मोटी जो है वो क्या है, बुशेस हैं, जो कि बहुत ही यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है वो कुछ पेड़ हैं, कुछ बुशेस हैं, और जो यहाँ पे जो वैलीज हैं उन सब का जो है वो क्या है, जो उस हिली एरिया से ये निकल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसका बादशाह भी मैं हूँ. हर फ्लैशिंग स्टार्स, हर सेंटेड ब्रीज, यहाँ तक कि जो फ्लैशिंग स्टार्स है, उस वक्त जो आसमान के ऊपर जो स्टार्स शाइन कर रहे हैं, शाइनिंग स्टार्स हैं, वो भी जो है वो ट्विंकलिंग स्टार्स, वो भी जो है वो मेरी इंटरटेनमेंट के लिए है. मैं जो है वो उस खूबसूरती से क्या कर सकता हूँ, फ़ायदा उठा सकता हूँ, मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ. मैं सिर्फ यहाँ मैं सेंटेड ट्रीज़ को भी इंजॉय कर रहा हूँ, जो कि टैट्री के जो है वो वादियों से निकल करके वो उस ब्रीज को फील कर रहे हैं. जो हवाएं हैं वो कैसी हैं, सेंटेड हैं, मतलब पूरी तरह से वो जो है वो बहुत ही उनकी एक अच्छी सी फ्रेगरेंस है, उसको वो क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि वो सेंटेड ब्रीज हैं. हर ट्रैम्बलिंग लेक्स लाइक फोमलेस सीज, और वो जो लेक्स हैं, यहाँ पे जो झील है, वो जो झील है, यानी कि जो वहाँ पे जो लेक्स हैं, वो जो वहाँ पे बिल्कुल लाइट सा जो उनमें हल्की हल्की सी मूवमेंट्स हैं, और वहाँ पे कोई फोमलेस सीज है, मतलब वो जो सीज हैं वो कैसे हैं, फोमलेस हैं, उनमें कोई भी फोम नहीं है, बिल्कुल बगैर झाग के वो सीज हैं. ठीक है, तो वो टैट्री के फ्लैशिंग स्टार्स के, टैट्री के सेंटेड ब्रीज के, टैट्री के ट्रैम्बलिंग लेक्स के और फोमलेस सीज, हर चीज़ टैट्री की जो है वो जितनी अट्रैक्टिव इस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब की है. हर चीज़ के लॉर्ड कौन है, सिर्फ जो है वो ये पोएट ही हैं, और ये यहाँ के हर चीज़ के जो है वो क्या है, हर चीज़ पे इनका हक ही कह रहे हैं. हर बर्ड डिलाइटिंग सिट्रॉन ट्रीज इन एवरी पर्पल वेल, और वो बता रहे हैं कि सुबह सुबह जब सिट्रॉन ट्रीज, यानी कि वो जो कुछ ऐसा ट्री, सिट्रॉन ट्री ऐसा ट्री होता है जिसके ऊपर कुछ सिट्रॉन जो एक फ्रूट है वो उसके ऊपर होता है, वो उसका जो है वो ट्री होता है सिट्रॉन का, और उसका जो टेस्ट है वो कुछ सोर टेस्ट होता है उसका. तो वो उसके ऊपर बर्ड्स जो है वो क्या कर रहे होंगे, वो ये चाहते हैं कि सुबह सुबह वो बर्ड्स हैं वो डिलाइट कर रहे हों, हंस रहे हों, वो हंस खेल रहे हों, चहचहा रहे हों इन एवरी पर्पल वेल. और ये जो कह रहे हैं कि जो टैट्री की जो पूरी जो वादियाँ हैं, वैलीज हैं, वो कैसी होंगी, वो पर्पल कलर की होंगी. मतलब मॉर्निंग टाइम में वो चाहते हैं कि इस तरह से पूरा उनका जो वैलीज हैं टैट्री के वो बिल्कुल कलरफुल हों. ठीक है, पर्पल कलर की उनकी वादियाँ हों और सिल्वर कलर के उनके लेक्स हों. ये जो है वो उनका इस तरह से पूरी कलरफुल पोएम में इन्होंने अपना जो है वो टैट्री को डिस्क्राइब किया है. तो ये पूरी जो पोएम थी वो बहुत ही कलरफुल और इमेजिनेटिव पोएम थी, जिसमें इन्होंने चाहा है कि ये जो है वो टैट्री के बादशाह बन जाए और वहाँ की हर चीज़ को, वहाँ की हर लग्जरी को, हर चीज़ को वो जो है वो इन्जॉय करना चाहते हैं. ये टोटली जो है वो इनका ड्रीम है. इसके बाद इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है, क्या है, दिस पोएम इज अ डिस्क्रिप्टिव पिक्चर ऑफ एन इमेजिनरी किंगडम ऑफ टैट्री. द पोएट कंसीडर्स हिमसेल्फ द किंग ऑफ दैट स्टेट एंड वांट्स टू एंजॉय ऑल द डिलाइट्स ऑफ लाइफ. ये पोएम जो है ये डिस्क्रिप्टिव पिक्चर दिखाई गई है किसकी, टैट्री की, जहाँ पे ये जो पोएट हैं वो वहाँ के किंग कंसीडर किए जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो वहाँ पे हर चीज़ को, लाइफ की हर खुशी को वो कम्प्लीटली इंजॉय करें. ठीक है, देन वी हैव द समरी ऑफ दिस पोएम. समराइज तो मैंने पूरी पोएम को कर दिया है. नेक्स्ट इज द थर्ड पोएम, द डाइंग ग्लैडिएटर, जो कि हमने ऑनलाइन क्लासेस में
जिसको हमने स्टडी किया। पेज नंबर 16 पे द डाइंग ग्लैडिएटर है, जो कि द डाइंग ग्लैडिएटर के जो पोएट हैं वो कौन है? लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन इज द पोएट ऑफ दिस पोएम द डाइंग ग्लैडिएटर। और इसका भी पहले हम ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो पोएम है कैसा इसका मूड है और ये पोएट कौन है। Lord Byron was one of the great poets of 19th century. In 1809, he began the Child Harold's Pilgrimage, a poetical account in Europe. The poem was his first literary success. In 1816, Byron left England and he died in Greece. ये आपके सॉल्यूशन में इनका डिस्क्रिप्शन है लॉर्ड बायरन का। ये 19th सेंचुरी के बड़े पोएट थे, ठीक है। 1809 में इन्होंने इनका एक हॉली जर्नी थी, चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज। इस बारे में इन्होंने क्या किया, अपना एक पोएटिकल अकाउंट यूरोप में पब्लिश किया, ठीक है। उसमें से इनकी एक पोयम है जो कि जिसका नेम है द डाइंग ग्लैडिएटर। ये जो है वो उसमें से एक्सट्रैक्ट की गई है, निकाली गई है, ठीक है। और ये जो इनकी जो चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज है, जो इन्होंने पूरा उसको पब्लिश करवाया, ये इनकी अकेली लिटरेरी सक्सेस है, ठीक है। ये इनकी पहली लिटरेरी सक्सेस के अलावा इनका कोई इतना जो है वो पोएटिकल वर्क, हमें लिटरेचर में इतना वर्क इनका नहीं है। 1806 में बायरन ने इंग्लैंड को लेफ्ट कर दिया और ग्रीस में इनकी डेथ हो गई। ये इनका इंट्रोडक्शन हो गया पोएट का। अब जो ये जो पोएम है, पोएम का मूड क्या है? द डाइंग ग्लैडिएटर। थोड़ी सी सैड पोएम है ये, क्योंकि ये पोएम जो है वो एक ग्लैडिएटर के बारे में, ग्लैडिएटर की फीलिंग्स को इसमें लॉर्ड बायरन ने क्या किया है, उसको वर्ड्स दिए हैं, जबकि वो ग्लैडिएटर अपने बिल्कुल डेथ के करीब है, ठीक है। ही वॉज नियर टू हिज डेथ, the gladiator was near to his death. At that time, what that gladiator was feeling, Lord Byron expressed his feelings in this poem, The Dying Gladiator, ठीक है। मतलब वो जो ग्लैडिएटर है वो डाई कर रहा है, उस मरते वक्त उसकी क्या फीलिंग्स हैं, वो लॉर्ड बायरन ने क्या किया है, उसको इसमें उस ग्लैडिएटर की ही जो है वर्ड्स में जो है वो इसको इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। ग्लैडिएटर कौन होता है? ग्लैडिएटर इज अ स्वॉर्ड्समैन, ठीक है। ग्लैडिएटर वाज एन आर्म फाइटर who entertained audience in the Roman Republic and Roman Empire in violent clashes with other gladiators and animals and wild animals and condemned criminals, ठीक है। जो ग्लैडिएटर है वो एक तरह से एक फाइटर है, स्वॉर्ड्समैन है, जो कि जो रोमन एम्पायर हैं, जो रोम के जो एम्पायर हैं, बादशाह हैं, जो रोमन रिपब्लिक है, ऑडियंस है, उसको इंटरटेन करने के लिए उनको ये इंटरटेन करने के लिए होते हैं, उनको इनकी फाइटिंग होती है। ये रोम के अंदर एक कल्चर है, समझ लें, उनका एक खेल है कि वो चाहते हैं कि वो अरीना के अंदर उस मैदान में, उस ग्राउंड में ग्लैडिएटर्स की फाइट करवाते हैं। ग्लैडिएटर्स एक तरह से उनके कुछ स्लेव्स होते हैं, आपस में ग्लैडिएटर्स की फाइटिंग होती है, और या तो ग्लैडिएटर्स की फाइटिंग होती है या ग्लैडिएटर्स को कुछ एनिमल्स के, ब्रूटल एनिमल्स के आगे डाल देते हैं, जो कि उनको बहुत ही बेरहमी से खा जाते हैं, ठीक है। या फिर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनसे उनका मुकाबला करवाते हैं। तो ये जो है रोम में एक कल्चर है, उनका गेम है। और उस वक्त जो ग्लैडिएटर यहाँ पे जिसकी स्टोरी है हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो है वो ग्लैडिएटर बहुत ही अपसेट है, वो नहीं चाहता इस तरह से है, वो बहुत ही ब्रेव पर्सन, बहुत ब्रेव उसको दिखाया, बहुत ब्रेव सोल्जर है, लेकिन उसको क्या हुई, इस फाइटिंग के बाद उसको जो है वो हार गया और वो डेथ के अपने बिल्कुल करीब है। और ये जो है वो जो ग्लैडिएटर है ये बिलोंग करता है एक गॉथ ट्राइब से, गॉथ्स के, ठीक है। द गॉथ्स वर अ जर्मनिक ट्राइब दैट कैप्चर्ड रोम 3 times एंड प्लंडर्ड इट इन 410 AD। गॉथ्स जो है वो जर्मनिक ट्राइब था, ठीक है। और रोम के अंडर जो है ये यहाँ पे 3 times जो है वो इसने अपनी इससे आज़ादी हासिल की, प्लंडर की, मतलब अपने जो है वो आज़ादी हासिल की। लेकिन रोम जो है वो रोम के अंडर जो है ये जो है वो स्लेव थे। ओके, आई सी starting the poem, the first stanza, I see before me the gladiator lie. He leans upon his hand, his manly brow consents to that, but conquers agony, and his droop head sinks gradually low. And though his side the last drops ebbing slow, from the red cash fall heavy one by one, like the first of a thunder shower, and now the arena swims around him, he is gone, as sees the inhuman shout which hailed the wretch who won. ये जो पोयम है,
फर्स्ट स्टैंजा के अंदर हम देख रहे हैं कि काफी सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिसको हम इजीली जो है वो अंडरस्टैंड, हमें ये पोयम नहीं होती है, ठीक है। सो जो पोयम है इसमें फर्स्ट स्टैंजा में लिखा हुआ है आई सी बिफोर मी द ग्लैडिएटर लाई। अब ये जो लॉर्ड बायरन बता रहे हैं कि मैंने देखा अपने सामने, मेरे पीछे जो है वो क्या है, ग्लैडिएटर जो है वो लेटा हुआ है। और वो किस तरह से है, ही लीन्स अपॉन हिज हैंड हिज मैनली ब्रो, ठीक है, अपने जो है वो हाथ के बल वो लेटा हुआ है और उसने जो है वो अपनी एक ब्रो को ऐसे ऊपर करके वो देख रहा है, ठीक है। आखिरी उसकी जो है वो क्या है, लास्ट उसकी ब्रीथ चल रही है और वो उसमें वो अपनी आंखों से देख रहा है सामने। कॉन्सेंट्स टू डेथ बट कॉन्क्योर्स एग्नी, जैसे कि उसने अपनी डेथ के आगे सरेंडर कर दिया हो, मौत के आगे उसने हार मान ली हो, लेकिन उस वक्त भी वो जो है वो कॉन्क्योर्स एग्नी, जैसे कि उसने लेकिन अपनी तकलीफ के आगे हार नहीं मानी हो, वो लड़ते लड़ते आखिरी जो है वो आखिरी लम्हे तक जितनी उसके अंदर जो उसके अंदर हिम्मत थी, उसने जो है वो बहादुरी से मुकाबला किया और लेकिन अब उसने आखिरकार सरेंडर तो कर दिया है। एंड थ्रू हिज साइड द लास्ट ड्रॉप्स एबिंग एंड हिज ड्रॉप हेड सिंक्स ग्रेजुअली लो। अब आहिस्ता आहिस्ता जब उसने सरेंडर कर ही दिया तो उसका जो सर है वो झुकता जा रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पे लेटता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्लोली वो बिल्कुल जो है वो अपनी डेथ के करीब है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही उसको फाइटिंग के बाद उसको बहुत उसको इस तरह से जो उसको जख्मी किया गया है कि वो अब जो है वो बिल्कुल उसके अंदर हिम्मत नहीं कि वो मजीद फाइटिंग करे। फ्रॉम द रेड गैश and through his side the last drops ebbing slow, from the red gash fall heavy one by one। जो रेड गैश है, जो गहरा जख्म है, उससे जो है वो क्या है, उसके जो है वो बहुत तेजी से खून निकल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लास्ट ड्रॉप तक उसके जो है वो लास्ट ड्रॉप्स कुछ निकल रहे हैं, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसके पूरी बॉडी से जो है वो पूरा जो ब्लड है वो रिड्यूस हो गया, खत्म हो गया और इसलिए उसकी जान भी निकलती जा रही है। लाइक द फर्स्ट ऑफ अ थंडर शॉवर एंड नाउ द अरीना स्विम्स अराउंड हिम ही इज गॉन। जैसे कि उसको फील हो रहा था कि ये पूरा जो पूरा अरीना है, यानी कि जो पूरा ग्राउंड है जहाँ पे वो फाइटिंग कर रहा था, वो पूरा थंडर शावर, मतलब इतना वहाँ पे शोर था, एक हलचल थी, एक तूफान सा था वहाँ पे, तो वो अब जो है वो उसको लग रहा है कि उसके कानों से आवाज़ आना बंद हो गई, कंप्लीटली जो है वो अपने आप को क्या कर रहा है, बिल्कुल ही उसको कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अब उसको लग रहा है कि अब लॉर्ड बायरन कह रहे हैं कि ही इज़ गॉन, वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब उसको अपने आसपास अरीना और उसके लोगों की कोई शाउटिंग उसको सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन हालांकि लोग अभी भी इस वक्त क्या कर रहे हैं, इंटरटेन हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बिल्कुल फाइटिंग के एंड पे जो लोगों की एक्साइटमेंट होती है कि कौन हार गया कौन जीत गया, उस वक्त लोग बहुत शाउटिंग कर रहे हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसको वो अपने वो हो रहा है, अनकॉन्शियस हो रहा है, मतलब बिल्कुल ही अपने कॉन्शियस पे नहीं है, बेहोशी की तरफ जा रहा है, डेथ की तरफ जा रहा है। एंड सीज द इनह्यूमन शाउट व्हिच हेल्ड द रेच हु वन, ठीक है। अब अपनी उसको ये भी नहीं पता कि किस तरह से जो अरीना में जो लोग आसपास हैं वो इनह्यूमनली शाउट कर रहे हैं, बहुत ही बेरहमी से आवाज़ दे रहे हैं और उसके मरने से पहले जो है वो उसने इस सब को जो है वो ऑब्जर्व किया कि उसके आसपास जो लोग थे वो बहुत ही बेरहम से हैं और वो इस तरह से शाउट कर रहे हैं कि कौन विच हेल्ड द रैश हु वन, किसने किसको किस फाइटर ने किस फाइटर को बीट कर दिया और कौन जो है इनमें से अनलकी अनफॉर्चुनेट और वही फाइटर वही ग्लैडिएटर जो कि इस वक्त जो डेथ के करीब है वही क्या है, बहुत ही अनलकी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा, ही हर्ड इट बट ही हीडेड नॉट, हिज आईज वर विद हिज हार्ट and that was far away, he recked not of the life he lost nor prize, but where his root heard by the Danube lay, there were his young barbarians all at play, there was their Dacian mother, he their sire, butchered to make a Roman holiday, all this rush with his blood, shall he expire and unavenged arise, ye gods, and glut your ire। So जब वो उसने बिल्कुल अपने लास्ट मोमेंट्स में जब वो था बिल्कुल बेहोशी से पहले, तो उसने ये सारी आवाज़ें सुनी अरीना के अंदर लोगों की कि कितने बेरहम लोग हैं जो कि उसके मरने के वक्त क्या कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो उसने जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसने रिस्पॉन्स करना ज़रूरी नहीं समझा, अपनी आइज़ को उसने क्लोज कर लिया, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और फिर जो उसकी आंखें बंद हुई तो
उसने उसने देखा कि उसके दिल में जो है वो क्या बात आ रही है, उसका दिल जो है उसका जो माइंड है और जो उसका हार्ट है वो उसे किसी और सोचों की तरफ लेकर के जा रहा है। और वो क्या सोच रही थी, उसको इस तमाम मंजर से, इस तमाम सीन से किसी और जगह वो कहीं और चला गया, ठीक है। और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उस टाइम, उसको कोई फर्क नहीं था कि कोई उसको परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या कर रहे हैं और किस तरह से अब उसने अपनी ज़िंदगी को खो दिया है। और उसको इस फाइटिंग के बाद उसको कोई इनाम की भी परवाह नहीं थी, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। अब वो उस तमाम सीन से आउट होकर के अपने फ्लैशबैक में अपनी लाइफ के उस पार्ट में पहुंच गया है जबकि वो बिल्कुल अपने बच्चों के साथ, अपने वाइफ के साथ बिल्कुल खुश था। वो देख रहा है कि डैन्यूब ले में उसका एक हर्ट था। डैन्यूब ले एक रिवर है, एक जगह है, बहुत ही खूबसूरत सी जगह थी। उसके पीछे की तरफ उनका बहुत ही स्वीट सा होम था, स्वीट सा हट था जहाँ पे वो रहते थे। वहाँ पे बहुत खुश रहते थे अपने बच्चों के साथ। कुछ उनके बच्चे उस ग्लैडिएटर के बच्चे थे, ठीक है। और वो वहाँ पे देख रहा है कि अपनी वाइफ के साथ वो खड़ा हुआ है, उस मोमेंट को देख रहा है कि जब उसने अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। वो सारी मेमोरीज उसके माइंड में आ रही हैं कि उसके बच्चे जो है वो खेल रहे हैं और वो दोनों वाइफ और जो हस्बैंड है वो अपने बच्चों को देख करके क्या कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं और उनकी जो लाइफ है वो कितनी कंप्लीट है। इसके बाद वो जो लॉर्ड बैरन है वो कह रहे हैं कि ये सब उसको शायद उस वक्त याद आ रहा है, उसके माइंड में हर चीज़ अपने पूरी तमाम लाइफ के जो उसके सीन्स हैं वन बाय वन उसको रिकॉल हो रही है, सारी मेमोरी उसके आखिरी जो है वो सांसों के वक्त वो ये सब चीज़ें क्या कर रहा है, अपने मेमोरी को रिकॉल कर रहा है। और ये सब चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसके माइंड से ये तमाम मेमोरीज भी ख़त्म हो रही हैं। जैसे कि उसका आखिरी खून का कतरा जब निकला तो वो तब तक जो है वो उसके माइंड से हर चीज़ जो है वो अब क्या हो गई, निकल गई और अब वो कम्प्लीटली डेथ उसकी हो गई है। और अब ये जो है वो कह रहे हैं कि शेल ही एक्सपायर, क्या वो मर चुका है? अब वो बिल्कुल भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ना वो अपनी आंखें खोल रहा है, नहीं वो अपनी आंखें बंद करके किस तरह के एक्सप्रेशन दे रहा है। मतलब वो कम्प्लीटली डेथ हो गई उसकी, तो वो बिल्कुल जो है वो शेल ही एक्सपायर, क्या वो मर चुका है। एंड अनअवेज अराइज ये गॉस एंड ग्लेड योर आया। लास्ट में जो उसकी इस तरह से उन्होंने बोला कि उस एक तकलीफ थी, उसके एक्सप्रेशन थे, उसके पेन था उसके फेस के ऊपर, पेनफुल एक्सप्रेशन थे। वो शायद उसकी ये ख्वाहिश हो कि वो जो गॉड्स हैं, जो उसका ट्राइब है जिससे वो बिलोंग करता है, वो चाहता है कि काश मेरे कबीले वाले मेरे मरने के बाद मेरी मौत का बदला लें इन लोगों से। ग्लैडिएटर्स मतलब ये जो एक कल्चर है यहाँ पे, एक बहुत ख़राब सा यहाँ पे एक ट्रेंड है कि ये लोग इस तरह से लड़ते हैं और फिर इस तरह से एक इंसान अपनी बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी खो देता है। और यहाँ पे लोगों की नहीं सिर्फ ये चीज़ एक खेल है, तो वो कहते हैं कि इस चीज़ का बदला होना चाहिए। ये उसकी आखिरी ख्वाहिश समझ लें कि ये उस पेनफुल एक्सप्रेशन में लॉर्ड बैरन ने ये समझा। और इसको जो है वो पूरा इस तरह से पूरी पोएम थी डाइंग ग्लैडिएटर, जिसमें ग्लैडिएटर जो है वो ग्लैडिएटर की डेथ कैसे हुई और वो लास्ट मोमेंट्स में क्या क्या वो फील कर रहा है कि किस तरह वो मौत की तरफ जा रहा है और उस टाइम वो क्या फील कर रहा है, किस तरह से उसने सरेंडर किया, ठीक है। और अपने जो है वो अपनी हर चीज़ को जो है वो उसने, लॉर्ड बैरन ने उसकी हर चीज़ को, हर मोमेंट को क्या किया यहाँ पे वर्ड्स के थ्रू डिस्क्राइब किया है, उसके पेन्स को या उसकी मेमोरीज को कह लीजिए। और या फिर उससे उस वक्त जब वो इस एरेना में आया था, एंटर हुआ था और किस तरह से उसने ब्रेवली फाइट की थी, और जो है वो इस तरह से यहाँ पे हर चीज़ को डिस्क्राइब किया इस पूरी पोएम में। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इस पोएम का स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन है। ओके, सेंटर आइडिया बता दूं आपको, डाइंग ग्लैडिएटर का सेंटर आइडिया क्या है। इन दिस पोएम द पोएट इज सजेस्टिंग द आइडिया दैट गॉड्स शुड शो देयर एंगर टू रोमन बाय डिस्ट्रॉइंग देम कंप्लीटली। ये जो पोएम है इसके थ्रू जो है वो जो ग्लैडिएटर है, ठीक है, ग्लैडिएटर चाहता है गॉड्स को एक इस तरह से वो आइडिया दे रहा है कि गॉड्स को, उस ट्राइब को चाहिए जिससे इसका ताल्लुक है कि वो क्या करें, रोमन्स के खिलाफ जो है वो, रोमन्स के खिलाफ क्या करें, इसका रिवेंज लें और उनको डिस्ट्रॉय कर दें, उनसे कम्प्लीटली आज़ादी जो है वो हासिल कर लें। ये जो है वो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है। वरना इसी तरह से जो है वो हर ग्लैडिएटर की डेथ होती रहेगी, हर कोई डाई होता रहेगा। तो ये जो है वो इस पोएम का जो है वो क्या है, सेंट्रल आइडिया है। उसके बाद इस पोएम की समरी भी है, समराइज मैंने आपको कर दिया पूरी पोएम को, और स्टैंजा एक्सप्लेनेशन है और इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट है।
नेक्स्ट जो है वो हम असेसमेंट को फोकस कर लेते हैं। जो 3 पोएम्स हमने आज डिस्कस की हैं, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टेरिटरी एंड द डाइंग ग्लैडिएटर, इसका आपको मैं कुछ क्वेश्चंस हैं फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, इनको आप क्या करें, फोकस कर लीजिए ताकि आपकी हेल्प हो सके एग्जाम से रिलेटेड। आपका ये स्टफ है, इसको आप फोकस कर। सो दीज आर द रिविजनरी क्वेश्चंस ऑफ पोएम 1, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग। वर्ड स्पिनिंग है, सेंट्रल आइडिया है हमारे पास, और इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी है। एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा गिवन है, ये आपने मेमोराइज करनी है इसका एक्सप्लेनेशन, और कुछ एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज जो है वो आपकी पोएम में से भी आएंगे, पोएम के पोएट का नेम आपने पढ़ना है, ठीक है, और इसके अलावा जो पोएट का इंट्रोडक्शन है, जो जितना भी स्टफ आपकी कॉपी में प्रेजेंट है उसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। नेक्स्ट पोएम हमारे पास जो थी वो है इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टेरिटरी। अगेन वी हैव द वर्ड स्पिनिंग, समरी, द क्वेश्चन आंसर एंड द एमसीक्यूज ऑफ दिस पोएम, ठीक है। पोएट का नेम, पोएम का नेम, पोएम में जो पोएट है उनका नेम, और इसके अलावा जो पोएम मैंने आपको एक्सप्लेन की, इसमें से कुछ बातें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे एमसीक्यूज में दी गई हैं, आपने तैयारी करनी है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट पोएम जो है वो हमारे पास है द डाइंग ग्लैडिएटर। दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ पोएम द डाइंग ग्लैडिएटर। वर्ड्स मीनिंग, सेंट्रल आइडिया, ठीक है, एंड एमसीक्यूज। सो यहाँ पे ऑप्शन में एमसीक्यूज में ऑप्शंस गिवन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम शेक्सपियर, विलियम ब्लेक, और यहाँ पे जो भी ऑप्शंस गिवन है इसमें से राइट आंसर क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हमने पढ़ा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अपनी सिंपल पोइट्रीज की वजह से फेमस थे। द डैश शेक हिज हार्नेस बेल्स, अपनी हार्नेस बेल्स को कौन शेक कर रहा था, ये पोएम में स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग में कौन सा एनिमल था, वो था हॉर्स, ठीक है, हॉर्स इज द राइट आंसर। इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टेरिटरी, एमसीक्यूज क्या है इसके, डैश वॉज नोन एज द पोएट ऑफ चिल्ड्रन। जो पोएट ऑफ चिल्ड्रन है वो कौन थे, वो थे वॉल्टर डी ला मेयर। वॉल्टर डी ला मेयर वॉज नोन एज द पोएट ऑफ चिल्ड्रन, राइट आंसर है वॉल्टर डी ला मेयर। सेकेंड एमसीक्यूज, इन टेरिटरी द लॉर्ड्स बैट वुड बी मेड ऑफ। टेरिटरी में जो लॉर्ड्स, जो किंग का बैट है वो किसका बना हुआ होना चाहिए, वुड बी मेड ऑफ आइवरी। वो चाहते हैं कि उनका टेरिटरी में बैट जो है वो आइवरी का होना चाहिए। द सिमिटार इज द रॉयल डैश ऑफ किंग ऑफ टेरिटरी। सिमिटार जो है वो क्या है, किंग ऑफ टेरिटरी की क्या है, रॉयल ड्रेस है, रिंग है, क्राउन है, सॉर्ड है, तो आंसर क्या है इसका, रॉयल सॉर्ड है। और लास्ट जो पोएम है द डाइंग ग्लैडिएटर, उसके 2 एमसीक्यूज हैं। द पोएम द डाइंग ग्लैडिएटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कौन से जो है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट की गई है इस पोएम को, द टेम्पेस्ट से, चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज से, एज यू लाइक इट से, द वाटर बेबीज से। राइट ऑप्शन जो है वो क्या है, चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज। द पोएट ऑफ द पोएम द डाइंग ग्लैडिएटर इज, द डाइंग ग्लैडिएटर के जो पोएट है वो कौन है, आंसर इज लॉर्ड बायरन, ठीक है, लॉर्ड बायरन इज द पोएट ऑफ द पोएम द डाइंग ग्लैडिएटर। अब अपना जो है वो ये होम टास्क नोट डाउन कर लें कि होम टास्क आपका इस वीडियो से, इसके रिवीजन से रिलेटेड क्या है, कि आपने रिवाइज करना है और याद करना है। आई होप आपने जो 2 पोएम्स हैं जो कि आपको पढ़ा दी गई थी मिड टर्म में, आपने जो है वो उसका वर्क तमाम मेमोराइज कर लिया होगा, और अब जो 3rd पोएम है उसको आपने याद करना है। जो पोएम्स आपको आज पढ़ाई गई हैं वो उनके आपने रिविजनरी क्वेश्चंस को रिवाइज और मेमोराइज करना है, मतलब आपने तमाम वर्क याद करना है, लेकिन जो रिविजनरी क्वेश्चंस आपको फोकस करवाए गए वो आपने उसको ज़रूर आपने जो है वो याद करना है, उसकी आपने ज़रूर तैयारी करनी, प्रिपरेशन करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हमने तमाम पोएट्री का रिविजन कर लिया। अब वी विल हैव द लास्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। उसमें हम बाकी का रिविजन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।